Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss about latent heat. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है उस टाइम पे थर्मोमीटर का टेम्परेचर राइज नहीं होता. थर्मोमीटर शोज अ कांस्टेंट रीडिंग. तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं. ये हीट कहाँ जाती है? ये हीट सॉलिड के अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करने में खर्च हो जाती है एंड द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो हमने हीट प्रोवाइड की है पर यूनिट मास, अगर मैं 1 यूनिट मास ले लूं, इतने मास ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. सो द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass transferred during the change of state of a substance is called latent heat. कितनी हीट ट्रांसफर करी पर यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट मास ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी इन द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट. जब स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, उतनी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट. हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है. किस में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा? डेफिनेटली वाटर में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स द लेटेंट हीट. 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट मास, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए हम फ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगी पर यूनिट मास, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास बॉइलिंग वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनती है. इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने में इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है और स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होने पे इतनी हीट रिलीज होती है. एंड दिस ऑल हैपन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अगर L से हम डिनोट करें लेटेंट हीट इज द हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास. तो ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम लेटेंट हीट को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. So the net heat absorbed by the substance will be mass of the substance into L, that is latent heat. तो यहाँ से हम latent heat की वैल्यू निकाल सकते हैं. It is equal to delta Q upon M, that is the heat supplied per unit mass. एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो latent heat of fusion है या फिर latent heat of vaporization है, ये same substance के लिए different हो सकती हैं. For example, अगर हम water की ही बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है 3.33 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, वाइल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इससे काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg. इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर हम वाटर से स्टीम में कन्वर्जन करते हैं तो स्टीम में इतनी ज़्यादा हीट होती है पर kg. इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न देती है एज कंपेयर टू वाटर. लेटेंट हीट का कंसेप्ट कैलोरीमेट्री के एग्जांपल्स में यूज होता है जहां पर चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल. व्हेन 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree Celsius, the resulting temperature is 6.7 degree Celsius. हमें बताना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है वाटर का, और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है. ना इसको बहुत सिंपल से तरीके समझते हैं. ये जो आइस है इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. इसे जो 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से हीट मिली, उससे क्या होगा? सबसे पहले आइस से वाटर में कन्वर्जन होगा एंड दिस वाटर इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस. इस केस में कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी? दैट विल बी इक्वल टू द लेटेंट हीट इनटू मास. तो मास को अगर हम लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस आइस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज. नेक्स्ट स्टेप होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 6.7 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने का.
इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशंस, it is equal to mass into specific heat capacity of water into delta T. That is the change in temperature from 0 degree Celsius to 6.7 degree Celsius. This will be the net heat. अगर हम इन दोनों को add कर दें, this will be the net heat absorbed by this ice. और ये कहाँ से absorb करी है उसने? 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। अब बात करते हैं, ये जो वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर खाली एक ही प्रोसेस हो रही है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है। द ओनली हीट दैट विल बी इन्वॉल्व विल बी मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी है 50 डिग्री सेल्सियस से 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Net heat lost will be equal to net heat gained. दोनों को मिक्स करने पर net heat gained will be mass of ice into latent heat of fusion plus mass of ice into specific heat of water into delta T. Let me put the values. Ice का mass कितना था? 0.15 kg और specific heat of water है 4186. यहाँ पर delta T की वैल्यू होगी 6.7, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 6.7 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन हो रहा है। सो दिस विल बी द नेट हीट गेन्ड बाय द आइस। नेट हीट लॉस्ट बाय द वाटर, इट विल बी मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर इज गिवन टू अस एज 0.3 kg, specific heat is 4186. Let me put the values over here. 0.3 into 4186 into delta T. 50 degree Celsius minus 6.7 degree Celsius. It's 43.3. I get the value as 54376.14. Let me equate the two. ये हमारी first है, ये हमारी second है, दोनों equal है. It means जब हम इसको solve करते हैं हमें मिलती है value 3.3 into 10 to the power 5 joule per kg. This is the value of latent heat of fusion in case of water. इसी तरीके से let's have a look at one more example. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. 3 kg की आइस है हमारे पास minus 12 डिग्री सेल्सियस पे, उसका मुझे 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में मुझे टोटल कितनी हीट चाहिए? सबसे पहले हम कन्वर्जन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आइस जो है -12 डिग्री सेल्सियस पे वो कन्वर्ट होगी आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस केस में उसे कुछ हीट चाहिए। दैट हीट विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। इसके बाद जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी एंड दैट वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में इसे कितनी हीट चाहिए? लेटेंट हीट के बराबर हीट चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आफ्टर दैट ये वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस केस में इसे कितनी हीट चाहिए? mass of water that is equal to the mass of ice into the specific heat of water into यहाँ पर water की specific heat लेंगे into delta T। 100 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। Then ultimately water gets converted into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में इसे कितनी हीट चाहिए? latent heat of vaporization के बराबर। So delta Q equal to mass of ice और mass of water into latent heat of vaporization। तो net heat absorbed निकालने के लिए मैं सारे delta Q's ऐड कर दूंगी। So net heat required will be delta Q, mass of ice that is 3 kg into specific heat of ice 2100 into delta T। टेम्परेचर चेंज हमारा -12 से 0 हो रहा है तो 12 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, प्लस सेकेंड डेल्टा क्यू की बात करेंगे। मास इज 3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.35
into 10 to the power 5 plus third delta Q की बात करेंगे. Third delta Q means mass of water, same as the mass of ice, into specific heat of water is 4186 into delta T. 100 degree Celsius का change है, plus fourth delta Q, that is the mass of water or ice 3 kg into latent heat of vaporization. अब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9.1 into 10 to the power 6 joule. This much amount of heat will be required to convert this ice at minus 12 degrees Celsius into steam at 100 degrees Celsius. So I hope this topic of latent heat is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.